मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जो कई बार अपना पीसीएस का प्रीलिम्स पास करते हैं, लेकिन पीसीएस मेंस में वो अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाते, और या तो वो उनका इंटरव्यू कॉल ही नहीं आता, और इंटरव्यू कॉल आता है तो वो फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाते। इसमें जो सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा वो यही है कि एक अच्छा आंसर किस प्रकार लिखा जाए कि आपका एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो एकदम खुश हो जाए और आपको इतने नंबर दे दे कि आप पीसीएस में फाइनली सिलेक्ट हो। तो आंसर में होना ही क्या चाहिए, ये बड़ी चीज है। तो कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है छोटा मोटा उस पर मैं बता रहा हूं कि कई लोग क्या है, भूमिका जो लिखते हैं वो सीमित नहीं लिखते। उन्होंने अपनी शुरू करी, मान लो कोई क्वेश्चन गरीबी पे आया, मान लो कोई प्रश्न आया गरीबी पर कि निर्धनता क्या है, इसके कारण बताइए, भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। तो वो गरीबी के बारे में 4-5 लाइनें 6 लाइनें लिख देते हैं, यानी कि 125 शब्द का तो मान के चलो क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से 50 शब्द तो उसने भूमिका ही में लिख दिए। तो इससे एग्जामिनर का मूड जो है खराब होता है, और वो आपको स्टार्टिंग में ही जज कर लेता है कि यार इनको तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि 125 शब्दों में कोई क्वेश्चन लिखना था, आंसर लिखना था, इनने आधी कथा तो गरीबी में ही लिख दी, भूमिका ही में लिख दी। तो इस चीज का आपको याद रखना है कि भूमिका आपकी सीमित होनी चाहिए, और सीमित का मतलब होता है 3 लाइन्स, 3 लाइन्स या फिर मैक्सिमम 4 लाइन, और उसमें आप सिर्फ गरीबी की एक अच्छी परिभाषा लिख दो, काम खत्म। परिभाषा लिख दो, काम खत्म। बस कि यूएनडीपी ने गरीबी के बारे में ये कहा है, इतनी भूमिका होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप कथा लिख रहे हो तो आपके नंबर कटने हैं, सीधी बात है। दूसरी चीज दोस्तों, मेन बॉडी फ्रेमिंग, ये तो आधे से ज्यादा लोग समझते ही नहीं है, और समझते हैं तो सोचते हैं हाँ हाँ कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, और फिर जब एग्जाम आता है तो कर ही नहीं पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। मेन बॉडी फ्रेमिंग का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप जो भी पूछा गया, मान लो वही एग्जाम्पल है कि गरीबी के कारण और प्रभाव पूछे गए, या सरकार के कुछ प्रयास पूछे गए कि सरकार ने क्या प्रयास किया, तो आप इस मेन बॉडी फ्रेमिंग में यही सब चीजें तो लिखोगे, लेकिन इसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप कारण लिख रहे हो, मान के चलो आप कारण लिख रहे हो, तो आप कारण लिख सकते हो दोस्तों इस तरीके से। जैसे मैं एक बार इसको पूरे साफ करके फिर क्लियर समझा रहा हूं आपको, ताकि आप पूरा समझ पाओ। जैसे आप कारण लिख रहे हो किसी चीज के कारण, तो अगर आप कारण लिख रहे हो तो इस तरीके से लिख दो दोस्तों, यूं 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 और यूं, ठीक है, ओके। अगर आप प्रभाव लिख रहे हो, प्रभाव, अगर आप प्रभाव लिख रहे हो तो इस तरीके से ऐसे 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 करो, इधर ऐसे 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 ऐसे, इसको कहते हैं मेन बॉडी फ्रेमिंग। कि अगर कारण आपने इस तरीके से लिखे तो प्रभाव का जो फ्रेम बनाओ वो दूसरा बनाओ। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप कोई और चीज लिख रहे हो, जैसे आपने भारत सरकार के प्रयास लिखे कि गरीबी खत्म करने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो आप प्रयास को अलग फ्रेमिंग की तरह दर्शा सकते हो। लिखो सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रयास है वो इस तरीके से लिख दो, जिससे एग्जामिनर को अलग अलग चीजें दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। और प्रयास आप ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। ये थोड़ा सा स्वास्तिक जैसा बना दिया, यहाँ आप प्रयास में एक कोई प्रयास यहाँ लिख दो, एक प्रयास यहाँ लिख दो। मतलब डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए मेन बॉडी में, उसको कुछ भी एग्जामिनर को कुछ भी ढूंढना ना पड़े दूरबीन लेके कि प्रयास कहाँ लिखे हैं साहब, इसने कारण कहाँ लिखे हैं। एग्जामिनर को सारी चीजें अलग अलग दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, तभी तो उसे समझ में आएगा। भाई लगभग कॉपी कौन चेक करता है? जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। 50 साल से उम्र दराज ज्यादा व्यक्ति आपके लिए क्यों मेहनत करेगा? आपका उत्तर उसे दिखना चाहिए, उसे ढूंढना ना पड़े, ये बात आप याद रखना। एक चीज और है दोस्तों, जस्टिफाइड स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। लोग क्या करते हैं, जैसे गरीबी के कारण लिखे, गरीबी के कारण लिख रहा है, मैं तो इसी पे ही आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। अब गरीबी के कारण में साहब लिखे जा रहे हैं लोग कि भैया जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, एक कारण ये बता दिया, एक ये बता दिया साहब पूंजी की कमी, पूंजी की कमी, एक ये बता दिया। तो अब आपने ये जो कारण लिखे, ये आपके अगर कारण है तो आपको, ये अगर आपके कारण है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी बात है। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपने अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं किया एग्जाम्पल के साथ। ओके, इसको अगर आप लिख रहे हो, ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया, जनसंख्या वृद्धि,
एक स्टेटमेंट हो गया पूंजी की कमी। आपको ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करना चाहिए था एग्जाम्पल देके। जैसे कैसे करना चाहिए था, इसको आप कैसे लिखते हैं मैं आपको दोबारा लिख के बता रहा हूं ताकि आपकी चीजें दिमाग में आए। आपने क्या लिखा, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण। अब आपने यही बात लिख दी कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, यही चीज तो थी। अब जस्टिफाई कैसे करोगे, तो ब्रैकेट में लिख दो 2001 से 11 वृद्धि दर 17.7%। ठीक है, ये चीज लिख सकते हो आप। पूंजी निवेश में कमी, पूंजी निवेश में कमी, ये भी तो एक कारण मैंने बताया था। अब आप ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल देके पूंजी निवेश में कमी कि कोरोना काल के बाद, कोरोना काल के बाद, कोरोना काल के बाद मुद्रास्फीति बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई। बस इसलिए जो है पूंजी निवेश में कमी नहीं कर पाए क्योंकि कैपिटल थोड़ी सी कम हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत आई। तो आप जब तक अपना स्टेटमेंट किसी डेटा या एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई नहीं करोगे, फर्जी फर्जी चीजें लिखोगे, यानी कॉमन चीजें लिखोगे, फर्जी नहीं कहनी चाहिए, कॉमन चीज है, कॉमन चीज अगर आप लिख दोगे तो आपको एवरेज मार्क मिलेंगे वही 8 में से आपको मिल जाएंगे 3 और 12 में से मिल जाएंगे 5। अब 3-5 कर रहे हो तो पूरा उत्तर प्रदेश का जो विद्यार्थी है जिसे मुख्य परीक्षा देनी है वो 3-5 में ही खेल रहा है। लेकिन आपको रैंक अच्छी लानी है तो यहाँ आपके 8 में से आने चाहिए 4 या 4.5। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और लास्ट में क्या करना है आपको, जिसको आप कॉन्क्लूजन कहते हैं, कॉन्क्लूजन जिसको कहते हैं उस पर भी विशेष ध्यान रखना है क्योंकि कॉन्क्लूजन ऐसा ही होता है जिससे मान के चलो कि अगर कोई बहुत अच्छा दूल्हा सजा हुआ है, उसके सर पे सेहरा है, पूरा शेरवानी उसने पहनी है और नीचे अगर उसकी चप्पलें फटी हुई हैं तो मजा नहीं आएगा। तो वही होता है कॉन्क्लूजन। ये नीचे की चप्पलें हैं जो बेहतरीन होनी चाहिए, यानी अच्छी जूतियां होनी चाहिए, अच्छे बूट होने चाहिए। और कोई भी कॉन्क्लूजन तब अच्छा होता है जब या तो आप कोई अच्छा कोट्स दो, कोटेशन दो उसके रिगार्डिंग। जैसे गरीबी के बारे में कोई क्वेश्चन था तो गरीबी के बारे में आप कोटेशन दे सकते हो। महात्मा गांधी ने कहा है कि गरीबी हिंसा का सबसे विकृष्ट रूप है, निकृष्ट रूप है। या आपको अगर कोई कोटेशन याद नहीं आ रही है तो आप कोई रिपोर्ट या कोई इंडेक्स साथ में लिख सकते हो, बॉक्स बना के लिख दो, छोटा सा कोई 1-2 लाइन लिख दो और लिख दो साहब गरीबी के बारे में कोई जो इंडेक्स जो जारी होती है, पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी होता है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, ये बात आप लिख दो। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि 20 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं। इससे कम करोगे तो नंबर मिलेंगे नहीं। आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया है। और एक चीज आपको दोस्तों और बता रहा हूं, अगर आपको मुख्य परीक्षा की कभी भी तैयारी करनी है तो मेरी इथिक्स की क्लासें फ्री आ रही हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाओ। इथिक्स की 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और कोटेशंस, इथिक्स की कोटेशन हो चाहे ऐसे की कोटेशन हो, मुहावरा सीरीज चल रही है हमारी, सब कुछ ये कुछ चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी जिससे आपके मुख्य परीक्षा में बेहतरीन अंक आएंगे। चाहे आप इस साल दो, चाहे अगली साल दो, चाहे कभी भी दो, काम तो सब आएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें लाभ करेंगी कभी भविष्य में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।